हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम इलास्टिसिटी का डिस्कशन करेंगे। इसमें जो इलास्टिसिटी में जो पहला टॉपिक हमने लिया है ये इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का ग्राफ है। और फिजिक्स में ये ग्राफ और भी जगह यूज होता है, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उनमें भी ये ग्राफ यूज होता है सेकंड 12th में। तो ग्राफ को ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पर रफली ये समझ लें कि आप कोई भी बॉडी जब लेते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके और जो एटम्स हैं उनके आपस में अट्रैक्शन रिपल्सन लगता है, ठीक है ना, उनके यानी कि फोर्स लगता है। तभी आपने जो यहाँ पर हेडिंग हमने डाली है वो इंटर एटॉमिक एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ठीक। दूसरी बात, बेसिक थ्योरी से शायद आपको मालूम होगा कि कोहेसिव और अधेसिव फोर्स क्या होते हैं। मालूम है क्या होते हैं? कोहेसिव फोर्स होते हैं, जैसे ये कोई बॉडी है आपकी, तो इसके अंदर जो एक ही तरह की बॉडी हो, जैसे आपने मान लो ग्लास ले लिया, ये प्रिज्म है, ग्लास का बना है, तो इसके अंदर एक ही तरह के मटेरियल है ना सारे, तो उनके जो अंदर फोर्स लगेंगे आपस में वो कोहेसिव फोर्स है। और जब इसको हम किसी दूसरी बॉडी के ऊपर रख देंगे, जैसे हमने ये अपने हाथ के ऊपर रखा है, तो ग्लास और जो हाथ है इनके बीच के जो मॉलिक्यूल्स में फोर्स लगेगा वो अधेसिव फोर्स कहते हैं। तो ये जनरल बात है, मालूम होना चाहिए, कोहेसिव और अधेसिव फोर्स वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं, आपस में लग रहे हैं फोर्स, ठीक है ना। कुल मिला के आप समझ लें कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उनका ये ग्राफ है, ठीक। वो जो फोर्स है उसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्योंकि आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा कि जो बेसिक फोर्स है उनका नेचर वही होता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशन फोर्स है बेसिक, इंटर एटॉमिक में जो ये जो फोर्स है ये कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके अलावा दो फोर्स और लिखाए थे, न्यूक्लियर और वीक फोर्स, ठीक। 12th में देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स का ग्राफ भी यही होता है। तो जरा ग्राफ को समझने की कोशिश करें। इसमें आप इस तरह से समझें कि जैसे एक मॉलिक्यूल्स ओरिजिन पर है, या एटम्स ले लें, कोई भी ले लें, ठीक। एक पार्टिकल्स यहाँ पर है, ध्यान दें, दूसरा पार्टिकल्स पास में आ रहा है। जब पास में आ रहा है तो अट्रैक्शन होता है। पहले आप रेड कलर वाला हमारा अट्रैक्शन और रिपल्सन का ग्राफ है उसको ध्यान से देखें, ठीक। तो एक मॉलिक्यूल से यहाँ पर है, दूसरा मॉलिक्यूल पास में आ रहा है। जब पास में आएगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन, ध्यान दें, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक। इस लाइन के नीचे अट्रैक्शन है, इसके ऊपर रिपल्सन है। तो यहाँ पर देख लें, ग्राफ से क्लियर है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, माइनस में अट्रैक्शन लिया है। तो एक मॉलिक्यूल जब पास में आ रहा है तो देखिए अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद क्या होता है कि अट्रैक्शन मैक्सिमम हुआ, फिर और पास में मॉलिक्यूल्स आएगा तो अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हुआ, यहां पर जाके अट्रैक्शन जीरो। इस पॉइंट पर अट्रैक्शन जीरो है, यहां पर ना अट्रैक्शन है और ना रिपल्सन है। ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है यहां से ओ से आर नॉट तक, इसलिए आर नॉट को लिखा गया है कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। समझ में आई? इसके बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल जब और पास में आएगा तो फिर इसमें रिपल्सन लगने लगेगा। जब ज्यादा रिपेल करेगा तो फिर मॉलिक्यूल्स दूर चला जाएगा, और फिर ऐसे करके मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते, ठीक है ना। आप जैसे सीधा सा है, एक यहाँ मॉलिक्यूल्स है, एक यहाँ है, पास में आया, अट्रैक्शन बढ़ा, रिपल्सन हुआ, फिर दूर चला गया, फिर पास में आया, अट्रैक्शन हुआ, फिर रिपल्सन हुआ, फिर दूर, ऐसे करके वाइब्रेट होता है। आगे बात समझ में? ये वाला जो फार्मूला है ये पोटेंशियल एनर्जी है U, इसका फार्मूला आपको मालूम है, F = -du/dr होता है, यानी कि पोटेंशियल का डेरिवेटिव फोर्स होता है, ठीक। आप यहाँ पर ग्राफ में ये दूसरा ग्राफ जो हमने बनाया है ब्लैक कलर से, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पर चेक करें, यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? 0, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है यहाँ पर, तो स्लोप 0 है। यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर जब स्लोप 0 है तो इसका मतलब फोर्स 0। आ रही बात समझ में? तो इस पॉइंट पर देखिए फोर्स 0 है। तो जब भी ग्राफ आए तो पेपरों में ध्यान रखना कि जहां पर फोर्स दिया है 0 होगा, उसके नीचे ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, इसका ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का कर्व है। कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें पूछते हैं कि कौन से रीजन में अट्रैक्शन है और किस में रिपल्सन है। तो यहाँ पर ध्यान, मतलब ये ग्राफ नहीं देते हैं, केवल ये ग्राफ दे दिया है। तो इसमें ध्यान रखना, जो लोएस्ट पॉइंट है इसके इस तरफ ये अट्रैक्शन लिखा है, इधर अट्रैक्शन होगा और इसके इस तरफ रिपल्सन होगा।
समझ गए ना? तो ये फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का ग्राफ एक ही पर बनाया गया है, ठीक है ना? जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उनमें जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो 12th में पढ़ेंगे, उसका भी ग्राफ यही है, सेम ग्राफ बनता है। समझ गए ना? तो अब यहां पर देखें, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नियरली एफ ए हमारा अट्रैक्शन है, ये 1/r⁷ को फॉलो करता है। आप भी समझ रहे हो, टिपिकल पावर है, ठीक है ना? और रिपल्सन का जो है वो r⁹ को फॉलो करता है। तो अगर हम दोनों को मिला दें तो अट्रैक्शन को हमने नेगेटिव लिख दिया और इसको पॉजिटिव। समझ गए ना? तो कभी किसी पेपर के अंदर एग्जाम में ये पावर अपनी तरफ से वो अलग से दे सकते हैं। बात समझ गए ना? जनरल में ये पावर है, रफली है। अब दूसरी बात समझें, इसमें ये क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है कभी भी कि नेट फोर्स 0 है तो आप डिस्टेंस बताएं या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस निकालें। तो बहुत ही आसान है, यहाँ फोर्स को 0 कर दो और इसमें r⁷ और ये इसकी वैल्यू दी होगी, जो भी हो r की वैल्यू निकाली जाएगी। समझ गए ना? अगर इक्विलिब्रियम दिया, पहली बात तो ये 0 कर दोगे तो r⁷ कट हो जाएगा कॉमन होकर, तो r⁴ बचेगा। 9 है ना यहाँ पर, तो कॉमन ले लोगे तो r² बचेगा, निकल आएगा r² की वैल्यू कितनी है। या कभी कभी यहाँ कांस्टेंट दे देते हैं वो a और b, ये भी पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शनल है, आप बल्कि यहाँ पर कांस्टेंट को ऐड कर दें जरा। यहाँ पर एक कांस्टेंट a ले लें और यहाँ कांस्टेंट b ले लें। कांस्टेंट टर्म जो है वो क्वेश्चन में खुद देंगे वो आपको, समझ गए? क्योंकि ये तो प्रोपोर्शनल है, आप समझ गए ना? तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दें a और b, तो ये आपका जो है वो फोर्स का वो बन गया इक्वेशन, ठीक? इसके बाद r0 हमने लिख दिया है, इसको हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक? हाइड्रोजन के लिए रफली r0 0.74 एंगस्ट्रॉम आता है। और पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम लिखी हुई है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है यही हो गई पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ये U मिनिमम है ना? तो इसकी वैल्यू हाइड्रोजन के लिए ये आती है निकलकर, ठीक? तो आपको कुछ नहीं करना, ग्राफ को लर्न रखना है कि ग्राफ जो है वो इस शेप में होता है, ठीक है ना? तो अब आप ग्राफ को बनाने के बाद आप हेडिंग डालें इलास्टिसिटी। देखिए, आप एक बात यहां से समझ गए होंगे, जो हमारा ये चैप्टर है इलास्टिसिटी का, जैसे आपने कोई भी आप वायर ले ले, हमने ये रॉड ले लिया, अगर आप इसको एक तरफ फिक्स करके और नीचे इसमें डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं, खींचते हैं इसको, ठीक? तो इसमें क्या होगा, जब फोर्स लगाएंगे, ये तो थोड़ा हार्ड है, ठीक है ना? अगर थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, जैसे वायर हो, आयरन का है वायर, तो क्या होगा, खींचेगा आगे को, नीचे को, ठीक? नीचे खींचेगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, आपने इसको खींच दिया तो डिस्टेंस क्या हुई, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की क्या हुई, डिस्टेंस बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो क्या लगा, अट्रैक्शन। छोड़ोगे तो फिर अट्रैक्ट होके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कोई चीज अगर आप खींच देंगे, छोड़ देंगे, तो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप को गेन कर लेगा। समझ गए ना? तो यही नेचर इलास्टिसिटी है, इलास्टिक नेचर, ठीक है ना? यानी कि किसी बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और फोर्स को हटा ले तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की जो टेंडेंसी है वो इलास्टिसिटी, समझ गए ना? उसको इस ग्राफ से इसलिए बताते हैं कि इसके डिस्क्राइब करते हैं कि ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आप किसी चीज को स्प्रिंग से समझ लें, आप स्प्रिंग में यहाँ पर है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, आप उसको कंप्रेस कर दें, तो जब कंप्रेस कर देंगे तो क्या लगने लगेगा, इधर आ गए मॉलिक्यूल्स, क्या लगेगा, रिपल्सन। छोड़ देंगे फिर दूर जाएगा, नेचुरल है, इक्विलिब्रियम के अबाउट थोड़ी देर ऑसिलेट करेगा फिर रुक जाएगा। तो जैसे स्प्रिंग का बिहेवियर होता है, स्प्रिंग को आप कंप्रेस करें, एक्सटेंड करें, ठीक, बिल्कुल उसी तरह से सभी वायर में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, भले आपको ऑब्जर्व ना हो। जैसे आप आयरन का वायर ले लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप उसमें कोई वेट लगाते हैं, ठीक, तो एक्सटेंशन थोड़ा बहुत जरूर होगा। छोड़ देंगे उसमें टेंडेंसी होगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की। समझ गए ना? तो हेडिंग डालें, आप नीचे डिफिनीशन लिखें इलास्टिसिटी। हेडिंग तो आपने ऊपर चैप्टर में डाल दी होगी इलास्टिसिटी, यहां पर लिखें इलास्टिसिटी, हेडिंग डालें, लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by virtue of which
property of matter by virtue of which a body tends to regain its original shape and size. Its original shape and size. After the removal of deforming force. After the removal of deforming force. Is called elasticity. Is called elasticity. आप समझ गए होंगे, बाहर से जो आप फोर्स लगाते हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। ठीक, आप किसी बॉडी में जब फोर्स लगाएंगे ना, ऐसे खींचेंगे, तो क्या होगा कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट में इसके अंदर फोर्स डेवलप होगा। थोड़ी देर में जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, जो अंदर फोर्स डेवलप हो रहा है, वो दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको रीस्टोर कर रहा है। आप जो बाहर से लगा रहे हैं वो क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। ठीक, डिफॉर्म कर रहे हैं बॉडी को। तो नीचे डिफॉर्मिंग फोर्स लिखकर जरा डेफिनेशन लिख दें। लिखा है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स लिखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन विच व्हेन अप्लाइड, deforming force is one which when applied changes the configuration of the body, which when applied changes the configuration of the body. Configuration of the body. नेक्स्ट हेडिंग डालें, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि अगर आप फोर्स हटा लेते हैं तो पूरी तरह से वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। वो आइडियल केस है। ठीक है ना, ये मानकर चलते हैं कि आपको भले ऑब्जर्व ना हो लेकिन पूरी तरह से कोई बॉडी वापस नहीं आती अपनी, और अगर फोर्स लगा दिया तो डिफॉर्म होगी थोड़ी बहुत। तो क्या लिखा, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। लिखिए, ये बॉडी विच रीगेन its original configuration, a body which regain its original configuration immediately and completely, a body which regain its original configuration immediately and completely after the removal of deforming force. After the removal of deforming force is called perfectly elastic body. Is called perfectly elastic body. समझ गए होंगे, पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। उसी को इलास्टिक भी बोल देते हैं जनरली में। अगर कोई कहे इलास्टिक बॉडी तो समझ लें कि परफेक्टली इलास्टिक की बात हो रही है। ठीक, एग्जाम्पल लिख दें, क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज। आइडियल कोई नहीं होता है, ठीक, नियरली मानते हैं इसको। क्वार्ट्ज एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज, BRONZ। हाँ, क्वार्ट्ज दो चीजें हैं, क्वार्ट्ज एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल है। कहीं कहीं 12th में कुछ जगह फॉस्फर ब्रॉन्ज का यूज करते हैं, तो वहाँ पूछ लेते हैं क्यों यूज करते हैं, कि वो आइडियल केस लगभग गेन करता है, नहीं अपनी ओरिजिनल शेप को फिर से वापस गेन कर लेता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट लिखा है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी लिखिए, ए बॉडी विच डज नॉट रिगेन, a body which
does not regain its original configuration. A body which does not regain its original configuration at all. At all on the removal of deforming force. A body which does not regain its original configuration at all on the removal of deforming force is called perfectly plastic body. एग्जाम्पल लिख दें, मड और पैराफिन वैक्स, PARAFFIN, पैराफिन वैक्स. मड एंड पैराफिन वैक्स, PARAFFIN. और मड, वो तो उसको अगर थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो वो टूट जाएगा, ठीक है ना. नेक्स्ट हेडिंग डालें, स्ट्रेस. एक होता है अप्लाइड फोर्स जो बाहर से लगा रहे हो, और एक है रीस्टोरिंग फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स कौन सा होगा? जो अंदर डेवलप हुआ है, ठीक है ना. दोनों ही इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट. देखिए, स्ट्रेस, द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया set up inside the body. The restoring force per unit area set up inside the body is called stress. And is measured by magnitude of deforming force acting on unit area when equilibrium is established. यानी इक्विलिब्रियम होगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो आप नेक्स्ट में स्ट्रेस इज इक्वल टू लिख दें, न्यूमरेटर में लिखें रीस्टोरिंग फोर्स, ब्रैकेट में अप्लाइड फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स बोर्ड में है, लिखें स्ट्रेस इज इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स, ब्रैकेट में अप्लाइड फोर्स, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रीस्टोरिंग फोर्स ब्रैकेट में अप्लाइड फोर्स न्यूमरेटर में लिखें, डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया लगेगा. क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है जैसे ये रॉड है, आप इसको ऐसे खींच रहे दोनों साइड से, तो ये वाला जिस साइड फोर्स लगाएंगे उसके परपेंडिकुलर, ठीक, ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन नाम ही है, उसको कट कर दो, क्रॉस सेक्शन एरिया. समझ गए ना. तो नेक्स्ट हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. नंबर 1 लिखें नॉर्मल स्ट्रेस. नंबर 1 नॉर्मल स्ट्रेस. ये 3 तरह का है, ऐसे ही बना दें आप. नंबर 1 टेंसाइल, नंबर 2 कंप्रेसिव. नंबर 1 टेंसाइल, नंबर 2 कंप्रेसिव, और नंबर 3 वॉल्यूम. हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेस. नॉर्मल से मतलब परपेंडिकुलर से होता है, ये सभी 90 डिग्री पर एक्ट करते हैं, इसलिए एक में ले लिया गया. आप फर्स्ट हेडिंग डालें टेंसाइल स्ट्रेस. लिखिए, इफ देयर इज एन इंक्रीज
if there is an increase in the length of the body, if there is an increase in the length of the body in the direction of force, in the direction of force applied, in the direction of force applied, then stress is called tensile stress. Then stress is called tensile stress. तो जैसे ये रॉड है आपका और इसमें आप ऐसे फोर्स लगा दें दोनों तरफ बाहर की तरफ, एक तरफ फिक्स भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है एक तरफ। तो जब बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे, ऐसे है दोनों तरफ से खींचो, तो दोनों तरफ से खींचेंगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ेगी ना। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना, जो लगा रहे हैं नेट, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, नहीं तो फिर मूवमेंट होने लगेगा। अगर इक्वल अपोजिट, अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, भी चलने लगेगी बॉडी आगे को, ठीक है ना। तो दोनों फोर्स ऐसे ये खींच रहे हैं दोनों, ठीक, इसको टेंसाइल बोलते हैं। इसमें लेंथ इंक्रीज होगी, समझ गए ना। दूसरा लिखे हैं कंप्रेसिव, आप समझ गए होंगे, कंप्रेसिव में अंदर की तरफ दोनों फोर्स लगेंगे। इफ देयर इज एन डिक्रीज इन द, इफ देयर इज एन डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ वायर, दूसरा लिखे हैं कंप्रेसिव stress. If there is a decrease in the length of the wire, due to force applied, if there is a decrease in the length of wire due to force applied, then stress, if there is a decrease in the length of the wire due to the force applied, then stress is called compressive. Then stress is called compressive. नेचुरल है, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, कंप्रेस कर दो, दबा दो उसको। टेंसाइल और कंप्रेसिव वर्ड समझ गए होंगे, दोनों तरफ दिखा दें फोर्स। नीचे लिख दें टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, नीचे लिखिए नेक्स्ट लाइन में, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस आर आल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। कभी कभी डिवीजन अलग तरह से भी देते हैं, किसी किसी बुक में ध्यान रखना। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्गिट्यूडनल मतलब समझ गए होंगे ना, लेंथ वाइज है, ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं पर लिख देंगे लॉन्गिट्यूडनल, उसके अंदर दिखा देते हैं टेंसाइल और कंप्रेसिव को, ठीक है ना। नेक्स्ट तीसरा लें, वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एक्चुअली ये प्रेशर है तीसरा, वॉल्यूम और हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक, हाँ, लिखिए इफ फोर्स at any point, if force at any point, यानी पूरी बॉडी में, ये वायर में नहीं है, बॉडी में है पूरी। if force at any point is normal to the surface, if force at any point, नहीं लिखिए, if force at any point is normal to the surface and magnitude of force and magnitude of force on any small surface area, on any small surface area is proportional to area, then stress is called volume stress. Then stress is called volume stress. ये किसी कंटेनर के अंदर, जैसे ये लिक्विड भरा हुआ है और इसमें आप कोई बॉडी रख दें, तो इसमें चारों तरफ से जो प्रेशर पड़ता है
यही वॉल्यूम स्ट्रेस है। इट इज सेम एज प्रेशर लिख दो वहां, इट इज सेम एज प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर और ये एक ही चीज है दोनों, इट इज सेम एज प्रेशर। हाँ ठीक है ना। और एक ये बनाओ, चाहे ये डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम दिखा दें उसमें, एक कोई भी बॉडी दिखा दें, चाहे डिसेप्ड बॉडी दिखा दें, और चारों तरफ से अंदर की तरफ फोर्स, ये सिंपली प्रेशर है। आप प्रेशर जो होता है ना, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए नॉर्मल के अंदर इन्होंने इसको लिया यहाँ डिफिनीशन में। ऐसे आप लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर कोई बॉडी डाल दो तो चारों तरफ से प्रेशर पड़ेगा ना, तो कैसे पड़ेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ लिखा इट इज सेम एज प्रेशर। एग्जाम्पल लिख दो, ए सॉलिड स्फेरिकल बॉडी प्लेस्ड इन ए फ्लूइड, ए सॉलिड स्फेरिकल बॉडी प्लेस्ड इन ए फ्लूइड, लिखा। अब तीसरा लिखें, दूसरा पॉइंट, पहले आपने अब तीनों पॉइंट लिख दिए उसके। पहला कौन सा था? स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। इनमें ध्यान दिया होगा तीनों 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। नॉर्मल स्ट्रेस, हाँ ये वाला कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है उन दोनों में इनसाइड की तरफ लग रहा है फोर्स। हाँ इनसाइड लग रहा है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वहां पर जो है वो वायर है, जो तुम टेंसाइल और कंप्रेसिव लगा रहे हो उसमें रॉड या वायर है। इसमें कोई भी बॉडी होगी जो लिक्विड के अंदर है वो चारों तरफ से प्रेशर डालेगी। वहां आप इसमें नहीं प्रेशर दिखा रहे हो सरफेस पर, वो वायर है। हाँ वनडी का समझ लो, या ऐसा भी हो सकता है सिलेंड्रिकल में ऐसे लगा रहे हो, खींच रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखें, शियर, दूसरा पॉइंट शियर स्ट्रेस, ब्रैकेट में टेंजेंशियल भी बोलते हैं, शियर, SHEAR। हाँ शियर स्ट्रेस, ब्रैकेट में टेंजेंशियल। इनका जो स्ट्रेस का फार्मूला है ना, वो वही है फोर्स अपॉन एरिया। समझ गए? जो प्रेशर का है वही इसका फार्मूला है, ठीक है ना। सभी में एरिया अलग अलग है। जैसे तुम यहाँ प्रेशर में लोगे तो एरिया कौन सा लोगे? बोलो, सरफेस का एरिया। रॉड में लेते हैं तो कौन सा ले रहे हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं। समझ गए ना, फार्मूला एक ही है दोनों का। तो नीचे लिखे हैं शियर स्ट्रेस, ब्रैकेट में टेंजेंशियल, लिखिए फोर्स एक्ट्स अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, फोर्स एक्ट्स अलोंग, फोर्स एक्ट्स अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक, ये फार्मूला जो शियर स्ट्रेस का फार्मूला है वो भी यही है। देखिए शियर फोर्स अभी बता रहे कौन सा है, शियर फोर्स अपॉन एरिया। और शियर फोर्स को आप समझने की कोशिश करें, इसमें फोर्स टेंजेंशियली लगता है। देखो जरा, जैसे ये बुक है ऐसे लगेगा, नीचे की सरफेस को फिक्स कर लो किसी पर, ठीक है, और ऐसे शियर मतलब शियर ये टेंजेंशियल। तो जब ऐसे लगाओगे तो क्या होगा, ये वाला सरफेस तिरछा हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। भाई नीचे वाला तो मूव कर नहीं रहा है, आप ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये देखो बढ़ गया आगे को। समझ गए? तो ये फोर्स टेंजेंशियल, और एरिया कौन सा लेंगे? सरफेस वाला। उसको डिवाइड कर दो तो शियर स्ट्रेस। आगे बात समझ। तो इसमें टेंजेंशियल एरिया जो लेते हैं वो सरफेस एरिया होता है। ये शियर फोर्स अपॉन सरफेस एरिया लिखना है। लिखो फार्मूला, सरफेस एरिया। और यहां पर एक वो बना दें इसका, आप 2D का डायग्राम भी बना सकते हैं। ये डायग्राम बना लिया, इसमें ये जो नीचे वाला सरफेस है इसको जल्दी बनाएं। इसको नीचे वाला सरफेस ये फिक्स कर लो, ये वाला सरफेस फिक्स है, और ऊपर फोर्स ये लगा रहा है F। समझ गए ना? तो ये जो चीज होगी ये एक्सटेंड होके आगे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, एरिया कौन सा लेंगे? ऊपर के सरफेस वाला। ठीक, आप 3D भी बना सकते हैं, 2D भी बना सकते हैं, सिंपल ब्लॉक भी बना सकते हैं। ऐसे करके दिखा दो, अगर नहीं बन रहा हो ये सरफेस दिखा दो। यहां पर एरिया जो है वो टॉप सरफेस का होगा जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं, और नीचे वाले में लिख देना फिक्स है सरफेस। ठीक,
उसे लाइन क्रॉस करके ऐसे दिखा देते हैं कि ये फिक्स है, और ऊपर वाले सरफेस में फोर्स लगाएंगे और ये वाला एरिया जैसे अभी हमने बुक में बता दिया आपको, ये फिक्स है। बस इसमें जरा डिफरेंस और नोट कर लें तो, एक तरफ लिखो प्रेशर, एक तरफ स्ट्रेस, ऐसे यहां पर प्रेशर और स्ट्रेस, 2-3 पॉइंट है, नोट करें। ये समझ में आ गया ना, एरिया सरफेस का ऊपर वाला, ठीक। इसी में आगे जब डिफाइन करेंगे तो स्ट्रेन होता है तो वो एंगल लिया जाता है, यहाँ पर है वो नेचुरल है, आगे वाला सरफेस, आगे ऊपर वाला सरफेस आगे चला जाएगा थोड़ा। हाँ जल्दी लिखें, प्रेशर में लिखें, प्रेशर का फर्स्ट पॉइंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। देखिए जब हम ध्यान दें जरा, जब हम प्रेशर और स्ट्रेस में जो डिफरेंस लिख रहे हैं तो प्रेशर को क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस है, और इसमें दोनों स्ट्रेस आ गए, नॉर्मल वाले, लॉन्गिट्यूडनल भी और शियर वाला भी। आ रही बात समझ में? हाँ दोनों आ गए। तो नोट करें, पहला प्रेशर में परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर लगता है ना सरफेस के हमेशा। दूसरे में लिखें ईदर नॉर्मल और टेंजेंशियल, स्ट्रेस में लिखें ईदर नॉर्मल और टेंजेंशियल। फर्स्ट पॉइंट में हमने प्रेशर में लिखाया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, स्ट्रेस में लिखें ईदर नॉर्मल और टेंजेंशियल। समझ गए ना, एक तरह से प्रेशर को बोलते हैं वो स्ट्रेस है, लेकिन ये स्ट्रेस और वो प्रेशर है, ठीक। दूसरा पॉइंट, प्रेशर में लिखें ऑलवेज कंप्रेसिव, प्रेशर में लिखें ऑलवेज कंप्रेसिव, स्ट्रेस में लिखें कैन बी कंप्रेसिव और टेंसाइल। प्रेशर में लिखें ऑलवेज कंप्रेसिव, स्ट्रेस में लिखें कैन बी कंप्रेसिव और टेंसाइल। ये समझ गए होंगे, दोनों तरह का था, कंप्रेसिव भी और टेंसाइल भी। थर्ड पॉइंट में लिखें प्रेशर इज ए स्केलर, प्रेशर में लिख दो स्केलर क्वांटिटी। ये थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है, वैसे जनरली बुक में लोग स्ट्रेस को स्केलर लिखते हैं बुक में, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी। स्ट्रेस में लिखें नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, नीदर स्केलर नॉर वेक्टर। एक्चुअली जो थर्ड पॉइंट है उसमें आप नीचे लिख दें, इसमें ऐसा है ना कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये सरफेस है और आपने इस सरफेस में फोर्स जो है वो ऐसे लगा दिया, तो जब हम स्ट्रेस लेंगे तो क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे। बात समझ गए ना, क्योंकि स्ट्रेस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट लगेगा यहाँ पर, और ये टेंजेंशियल वाला उसमें काम आएगा शियर वाले में, ये परपेंडिकुलर लेंगे। तो डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, आप इस हिसाब से मैग्नीट्यूड भी नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में फोर्स जो है हम किस डायरेक्शन में सरफेस को ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कंपोनेंट हम कौन सा ले रहे हैं। जरूरी नहीं हम ऐसे खींच रहे हो, किसी फिक्स बॉडी में हम इंक्लाइंड भी लगा सकते हैं फोर्स को, समझ गए ना। तो इसलिए वहां पर दोनों लिखते हैं वो। तो यहां पर नोट कर दें, यहां पर पॉइंट कि जो थर्ड पॉइंट लिखा है उसमें स्ट्रेस में लिख दें लास्ट में, एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट फॉर ए गिवन फोर्स, एट ए गिवन पॉइंट फॉर ए गिवन फोर्स it has different values, it has different values in, हाँ it has different values in different direction। आप स्ट्रेस में लिख रहे हैं थर्ड पॉइंट के नीचे, जस्टिफाई करना है कि स्केलर क्यों नहीं है, वेक्टर तो वैसे ही नहीं है क्यों डायरेक्शन नहीं है इनमें, ठीक है ना, लेकिन जस्टिफाई करना है उसको। तो एट ए गिवन पॉइंट फॉर ए गिवन फोर्स इट हैज डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन। नोट कर दिया ना। तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप इसको प्रिपेयर करें।